मुझे मां से लिपटकर सोने की आदत थी। क्या खबर थी कि कम सीने में उनका साथ छूट जाएगा और फिर अकेले सोना पड़ेगा। अब रातों को उठ उठ कर रोती, तन्हाई से डर जाती तो तकिए से लिपट जाती, अपनी बाहों में चेहरा छुपाकर अंधेरे से बचने की कोशिश करती। उन दिनों 3 बरस की थी जब मेरे अब्बू की जिंदगी में एक और औरत आ गई। उन्होंने मेरी मां को छोड़ा और इस दूसरी औरत के दामन में पनाह ले ली। मुझे फूफी के स्पुर्द कर दिया गया, जो अपने बच्चों को खुद से लिपटाकर सो जाती और मुझे एक तरफ खटिया पर डालकर कहती, सो जा नहीं तो बला आ जाएगी। 12 बरस फूफी के पास रही। जब 13वां साल लगा, अब्बा घर ले आए। दूसरी मां के लबों पर मेरे आने से मुस्कुराहट नहीं आई। उसका चेहरा ऐसा सेता हुआ और स्पाट जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो कि जिसके नकूश तो हसीन थे मगर जज्बात से आरी थे। फूफो के घर उनकी लड़कियां मेरी हमजोलियां थीं, जिनके साथ दिल लगा रहता था। यहां तो घर में हूका सा आलम था। अब्बा काम पर चले जाते और उनकी ये दिल की रानी किचन मेरे हवाले करके या तो मोहल्ले पड़ोस में चली जाती या फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती। अब्बा के घर में तो जैसे बलाओं का राज था। सन्नाटे से भी बुरी बुरी और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ दिन तो अब्बा ने मेरा हाल देखा, फिर बीवी से कहा, शाहिदा, ऐसा करते हैं कि अपनी नूर को स्कूल में दाखिल करा देते हैं। स्कूल सामने ही तो है। मैं देख रहा हूं कि ये रोज बरोज मुरझाई जाती है। किचन के काम के लिए एक मुलाजमा का इंतजाम किए देता हूं। मेरी बला से उनकी बीवी ने बेजारी से जवाब दिया, जो जी में आए कर लो, मेरे इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। अगले रोज फूफो आ गई। अब्बा से कहा, रिजवान मियां, अभी तक बच्ची को स्कूल में दाखिल नहीं कराया। अच्छी भली मेरी सुमेरा के साथ 4थी जमात में पढ़ रही थी। मैं आज जाकर वहां से इसका सर्टिफिकेट लाती हूं और कल खुद नूर को दाखिल करा दूंगी। फूफो ने ऐसा ही किया। वो साबका स्कूल से मेरा लिविंग सर्टिफिकेट बनवा लाई और मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इस मामले में मेरी सौतेली मां कुछ ना बोली। उनको मुझसे कोई वास्ता ना था। स्कूल जाने से मेरी तबीयत कुछ हशाश बशाश रहने लगी। नई सहेलियां बन गईं। रफ्ता रफ्ता उनके साथ क्लास में और फिर घर में दिल लग गया और मैं 8वीं जमात में आ गई। मेरी हम जमात नाइला हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। मैं स्कूल उसके साथ आने जाने लगी। हम अपनी पढ़ाई के मसले मसाइल भी मिलकर हल कर लिया करती थी। इस तरह हमारी दोस्ती और पक्की हो गई। एक दिन स्कूल से वापसी पर नाइला के घर चली गई। वहां उनका एक रिश्तेदार बैठा था। उसने मेरे बारे पूछा कि ये कौन है। मेरी सहेली है, हमारी क्लास में पढ़ती है। नाम क्या है तुम्हारा? नूर, मैंने सादगी से जवाब दिया। कहने लगा, जिनका नाम नूर होता है वो बहुत किस्मत वाली होती हैं। अपना हाथ दिखाओ। वो मेरी हथेली की लकीरों को गौर से देखकर बोला, लगता है कि तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी है जो तुमको प्यार करता है? नाइला है, मैंने जवाब दिया। तभी मेरी सहेली बोली, वाह दुल्हा भाई, आप भी कमाल करते हो। आपकी पामिस्ट्री हो गई फेल। नूर की तो अम्मी नहीं है। अम्मी हैं। मैंने झट उसकी बात काटी, मगर वो हमारे मामू के पास रहती हैं। जब हमारे साथ रहती थीं बहुत प्यार करती थीं वो मुझसे। वो अब भी प्यार करती हैं। तुमसे दूर हैं तो क्या हुआ, तुम्हें याद करके रोया करती हैं। उस शख्स ने मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे, रोती क्यों हो? जिंदा है ना तुम्हारी अम्मी, तो कभी ना कभी मिल जाएंगी। उसके अब्बा नहीं मिलने देते, नाइला ने वजाहत कर दी। मगर इसके हाथ की लकीरों से साफ जाहिर है कि ये बहुत जल्द अपनी मां से मिलेगी। उस आदमी के ऐसा कहने से मेरा दिल खिल उठा, जैसे सहरा में किसी प्यासे को पानी नजर आया हो। कब मिलेंगी? मैंने इश्तियाक से आंसू पूंछकर सवाल किया। सही दिन और तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मामू का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं? मैंने बताया तो कहा, अरे वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। चलो मैं ही तुमको तुम्हारी वालदा से मिलाने की कोई सबील निकालता हूं, लेकिन तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना। नाइला चाय लेने गई तो उस शख्स ने बताया, मेरा नाम कलीम है और मेरा नंबर ये है, कार्ड को संभाल कर रख लो, ध्यान रहे कि कोई देखने ना पाए। जब फोन करना हो नाइला के घर से कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये बातें उसने नाइला के सामने ना कहीं और जब वो आ गई तो कलीम चुप हो गया। आज मैं बहुत खुश थी, जैसे जिंदगी के अंधेरों को किसी ने चिराग दिखा दिया हो। अम्मी से मिलने की उम्मीद बन गई थी और इसी आस में मैं कलीम को फोन करने लगी। 1-2 बार नाइला के घर से किया, मगर उसको ना बताया कि किसी को फोन किया है। तीसरी बार उसने पूछ लिया, तब मैंने कहा कि पुप्पो को फोन करती हूँ।
वो बहुत याद आती हैं, तो फ़ोन करके बुला लो ना। वो मेरी बात सच जानकर खामोश हो रही। कलीम फ़ोन पर मुझे कहता कि तुम किसी बहाने स्कूल की बजाय मेरे पास आ जाओ तो तुमको तुम्हारी माँ से मिलाने की तदबीर करूंगा। मगर कैसे? अरे भाई, स्कूल जाने की बजाय वहां सामने जो दवाओं की दुकान है उधर आ जाना, मैं तुमको ले जाऊंगा तुम्हारे मामू के घर। नायला जो साथ होती है, तुम मुझसे किसी बहाने लड़ाई कर लो। जब तक अकेली घर से ना निकलोगी मुझ तक कैसे पहुंचोगी? मेरे दिल में माँ को देखने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो गई कि मैं खामखा ही बहाने से नायला से लड़ाई कर ली और अकेली स्कूल जाने लगी। एक रोज जरा लेट हो गई, स्कूल का गेट बंद हो गया। मैंने इधर उधर देखा, कलीम मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा नजर आ गया। उसकी तरफ चली गई। फौरन उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कोई गुमान कर सकता है कि 13-14 साल की बच्ची मर्द औरत के प्यार को समझती होगी। मैं तो माँ की लगन में कलीम की जानिब खींचने लगी थी। उसकी तरफ बढ़ती गई। उसने भी मेरी इतनी तारीफें की कि मैं फूले नहीं समाती थी। पहली बार किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी कोई हस्ती हूं, मेरा कोई वजूद और अहमियत है। उसका तारीफ करना मुझे अच्छा लगता। इसी तरह कई बार उसके साथ गाड़ी में गई, मगर वो ना मामू के पास ले गया और ना मुझको मेरी माँ से मिलवाया। अलबत्ता मुझे एक बूढ़ी शफीक खातून से जरूर मिलवाया। वो मुझे उसके घर ले गया। कहने लगा, ये मेरी खाला है, बहुत प्यार करने वाली हस्ती हैं। मुझे माँ का प्यार उन्होंने ही दिया और तुमको भी इनसे माँ जैसा प्यार ही मिलेगा। कलीम ने सही कहा था। मुझे वाकई उसकी खाला से माँ जैसा ही प्यार मिलने लगा। मैं भी उनको खाला कहती थी। कलीम उनके पास छोड़कर चला जाता और मैं घंटों खाला के पास गुजारती। वो मेरे कंघा करती, बाल बनाती और खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करती। कभी कभी तो मैं उनकी गोद में सर रखकर सो जाती और वो मेरा सर सहलाती, बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरती। इस तरह मुझे नींद आने लगती। दरअसल कलीम जान गया था कि माँ का प्यार मेरी कमजोरी है। इसी वजह से वो मुझको खाला के पास छोड़ जाता ताकि वो मुझे प्यार करें और मैं सुकून महसूस करूं। अब खाला के साथ चंद प्यार भरे लम्हात गुजारने की खातिर मैं कलीम की गिरफ्त में आ गई और उसकी पूजा करने लगी। हालांकि ये शख्स उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था और शादीशुदा था, मगर मुझे उन बातों का एहसास नहीं था। मुझे तो घर की नफरत भरी सर्द फिजा से बाहर प्यार जताने वाला मिल गया था। मेरी तशना रूह को किनारा मिला, फिर वो अचानक गायब हो गया। मेरी जिंदगी में फिर से कोई कमी आ गई। फिर से तन्हाई महसूस करने लगी। निगाहें हरदम उसी को तलाश करती। अब मेरा किसी काम में दिल न लगता। खुदा ने आखिर मेरी सुन ली। एक दिन स्कूल जाते हुए वो सड़क पर जाता दिखाई दिया। दिल बिल्लियों उछल गया। चाहती थी कि जहां खड़ी हूं वहां से ही आवाज लगा दूं, मगर ये समझ में न आया कि यूं ही किसी शख्स को सड़क से आवाज लगाना और पुकारना ठीक बात नहीं है। कलीम ने मेरी जानिब देखा। उसको मेरी मुसर्रत और इश्तियाक का अंदाजा हो गया और वो मेरे पास चला आया। शिकवा किया कि तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तो खाला बहुत याद आई थी। कहने लगा, खाला अपने बेटे के पास दुबई चली गई हैं, उनका घर खाली है और मैं काफी मसरूफ था, इसीलिए नहीं आ सका। अच्छा, अब तो आ गए हैं, अब तो अम्मी से मिलवाने की कोई तरकीब करें। मिलाने नहीं, मेरी ममानी अब्बू के रिश्तेदार हैं, अब्बा को पता चल जाएगा। क्या खाला के घर तुम्हारी अम्मी को ले आऊं? वहां मिल लेना, वो तो महफूज जगह है। उनके घर की चाबी मेरे पास है, वो 3 माह बाद आएंगी। ये तो बड़ी मुद्दत है, इतना मैं इंतजार नहीं कर सकती। कलीम, आप खाला का इंतजार मत करो, पहले ही अम्मी को ले आओ ना, बस आज कल में, ठीक है? कल तुम उनको यहां मिलोगी। उस रोज मेरी मुसर्रत का ठिकाना ना था। अगले दिन कलीम से मिली। उसने कहा कि आज तुम्हारी माँ किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकेगी, उनसे तुम 2 दिन बाद मिल सकोगी। यूं ही वो मुझको टहलाता रहा और मुझे घेरे में लिए रखा। किसी तरह नायला की अम्मी को सुनगुन हो गई कि मैं स्कूल जाने को निकलती हूं लेकिन स्कूल नहीं जाती। तो फिर कहां जाती है ये? उन्होंने मेरी सौतेली माँ से जिक्र कर दिया। क्योंकि मैंने तो नायला से लड़ाई कर रखी थी, इसी वजह से उसको भी इल्म न था कि मैं स्कूल नहीं आती तो कहां जाती हूं। जब बात मेरी सौतेली माँ के कानों तक पहुंची, उसने मुलाजमा से मेरी जासूसी कराई और फिर अब्बा को बता दिया कि तुम्हारी लड़की गलत रास्ते चल रही है, इसकी खबर लो। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा तो मैं इतना रोई कि ना वो कुछ समझ सके और ना मैं कुछ बता सकी। हमारी गली में एक लड़की की शादी थी। शाम के 6 बजे हम शादी वाले घर पहुंच गए। ख्याल था रत जगा रहेगा, शादी वाले घर हंगामा रहता है। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं वहां से खिसक गई। सोचा इतनी भीड़ में मेरी गैर हाजिरी का किसको इल्म होगा।
मैं कलीम से मिलने को चल दी ताकि उसको बता सकूं कि सौतेली माँ ने अब्बा को बता दिया है और अब भी तुमने मुझको मेरी माँ से ना मिलवाया तो फिर मैं तुमसे ना मिलूंगी। मेरा ख्याल था कि इस मरहले पर कलीम को बाखबर करना जरूरी था, वरना ऐसा मकाम भी आ सकता था कि बीवी के भड़काने पर वालिद मुझे स्कूल से ही हटा लेते। मुझे मालूम न था कि माँ ने मुझ पर निगाह रखी हुई है। उसने उसी वक्त अब्बा को बुलवाकर आगाह कर दिया कि तुम्हारी लड़की अभी अभी शादी वाले घर से निकली है, जरा देखो तो किधर गई है। अब्बा ने दोस्त से गाड़ी मांगी और सड़क पर आ गए, जबकि मैं पैदल चली जा रही थी। आगे जाकर मैंने तांगा लिया और कोचवान से कहा कि मुझे जरूरी फोन करना है। उसने एक दुकान पर तांगा रोक लिया, कहने लगा, बीबी ये पीसीओ है, यहां से फोन कर लो। मैंने कलीम का नंबर मिलाया। उसने हेलो कहा, बताया कि आपकी तरफ आना चाहती हूं, जरूरी बात करनी है। वो कहने लगा, खाला के घर आ जाओ, वो तुमको नजदीक पड़ेगा। उसी तांगे पर उसकी खाला के घर पहुंची, इस बात से बेखबर कि अब्बा गाड़ी में मेरा पीछा कर रहे हैं। खाला के घर वो गोया मेरे ही इंतजार में बैठा था, क्योंकि हम अक्सर यहां बैठा करते थे और ये एक महफूज जगह थी। अभी मुझे यहां आए चंद ही मिनट हुए थे कि वालिद साहब आ गए। उन्होंने दर बजाया। कलीम ने दरवाजा खोला और वो उसको धकेलकर अंदर आ गए। इससे पहले कि उनका हाथ उठता, उन्होंने कहा, जानते हो मैं इस लड़की का बाप हूं जो अंदर बैठी है और मैं इसी के साथ यहां तक आया हूं। यह सुनकर कलीम सहम गया और वो अंदर आ गए। इस कमरे में जहां मैं बैठी हुई थी, उनको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मगर उस वक्त अब्बा ने समझदारी से काम लिया। कलीम से बोले, ये कब से तुमसे मिलने आ रही है? वो चुप रहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करता। अगर तुमको मेरी लड़की इतनी पसंद है तो अभी फौरन निकाह का बंदोबस्त करो और तुम इसको जिंदगी भर रखो। हमारे लिए ये मर चुकी, लेकिन अब मजीद तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जवाब में कलीम ने जो बात कही, जैसे किसी ने मेरे कानों में अंगारे उड़ेल दिए हों। काश ये जवाब सुनने से कबल मैं मर जाती। वो बोला, आपकी लड़की खुद मेरे पास आती थी, मैं इसको बुलाने नहीं जाता था। मैं शादीशुदा बाल बच्चों वाला आदमी हूं, किस तरह निकाह कर सकता हूं? मेरे बड़े भाई तो मुझको घर से निकाल देंगे। बेहतर है आप इसको ले जाइए। मुझको भी कहा, तुम अपने अब्बा के साथ चली जाओ और उनकी इज्जत बचा लो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मैं गुंग और सर्द हो गई, पत्थर की तरह। इसी खामोशी के दर्द को समेटे बाप के साथ घर चली गई। अब एक सदमा ही दिल को न था, दूसरी कयामत भी थी। सौतेली माँ जिसने रुला रुला कर मुझको जीते जी मार दिया और मेरी हालत नीम पागलों सी कर दी। उधर कलीम की धोखेबाजी का दुख, ऊपर से अपनी तौहीन का गम, बाप की नजरों से गिर जाने का सदमा और सौतेली माँ की डसती हुई जहरीली जुबान। मेरी आंखों ने इतने आंसू बहाए कि आंसू भी खुश्क हो गए। मुझ पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी लग गई। हालांकि उन दिनों मेरी ये कैफियत थी कि मुझ पर पाबंदियां ना भी लगती तो भी कलीम ने मेरी इतनी सबकी कराई थी कि मैं कभी दोबारा उसके पास ना जाती। स्कूल छूटा, सहेलियां छूटी, एक साल इसी कर्ब में गुजरा। मैंने खुदकुशी की भी कोशिश की मगर नाकाम रही। कुछ होश ठिकाने आए तो मैंने सौतेली माँ के तानों का बुरा मनाना छोड़ दिया। आखिर को गलती मेरी थी जिसकी वजह से उनकी इज्जत पर हरफ आया था। मैंने उनके पांव पकड़कर माफी मांग ली और दोबारा स्कूल में दाखिल कराने की इल्तजा की। 3 साल बाद एक दिन एक औरत हमारे घर आई। माँ से कहा, क्या आपको मुलाजमा चाहिए? मुझे काम की जरूरत है। वो बोली, नहीं, मुलाजमा है हमारे पास। अच्छा बीबी, पानी पिलवा दे, खुद आपके रिस्क में बरकत दे। माँ ने मुझसे कहा, इसको पानी दे दो। जब मैं पानी लेने गई, वो औरत मेरे पीछे आ गई और जब पानी का गिलास मैंने उसको दिया, उसने मेरी मुट्ठी में एक कागज दे दिया और बाहर निकल गई। मैंने दूसरे कमरे में जाकर कागज खोला और देखा, यह कलीम का खत था। उसने लिखा था, मेरी बीवी को गुर्दों का कैंसर हो गया है और अब मेरे लिए दूसरी शादी करना लाजिम है। तुमसे ना हुई तो किसी और से कर लूंगा। अगर तुम कर लोगी तो तुम्हारी सारी रुसवाइयां और दाग धुल जाएंगे। अपने बुजुर्गों को मना लो और जिंदगी बर्बाद मत करो। खत पढ़कर मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैंने वो खत वालिद साहब के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, अच्छा किया जो मुझे आगाह कर दिया है, अब मैं उसकी खबर लेता हूं। जब हमने कहा था उस वक्त क्या हो गया था? ये शख्स जो पहले था अब भी वही है। खबरदार, अब धोखा मत खाना। कलीम नाइला की खालाजाद का शौहर था। उन्हीं लोगों की जुबानी पता चला कि उसने अपनी बीवी की वफात के 1.5 माह बाद दूसरी शादी कर ली है। तो ये है कलीम जैसे मर्दों की वफा। उसने 6 माह भी सब्र ना किया और दोबारा सेहरा बांध लिया। मैंने ठंडे दिल से इस खबर को सुना और यही तकदीर है कहकर चुप हो रही, मगर मेरा दिल गम से फटने लगा।
जब उसकी दूसरी बीवी की जुबानी मोहल्ले भर में मेरा और कलीम का गुजरा हुआ माजी मंजर आम पर आने लगा, गोया कलीम ने अपनी इस नई नवेली दुल्हन को मेरी और अपनी एक एक बात और प्यार से साथ गुजारी एक एक घड़ी की तफसील बयान कर दी थी। ये वो हमारे दरमियान की बातें थीं जिनको सिर्फ मैं और कलीम ही जानते थे। वो बातें अब जुबान ज़द-ए-आम हो गई थीं। तब वालिद साहब को इस कदर गम हुआ कि बीमार पड़ गए। खुदा के बाद मैंने जिस शख्स पर भरोसा किया, जिसको पूजा, ये वो कलीम था। दुनिया की सारी चाहतें मैंने उसके दामन में डाल दी थीं और उसने इस मुकद्दस सरमाए का किस तरह सरेआम नीलाम किया। इस वाक़े को 30 बरस बीत चुके हैं, मगर दिल पर ऐसा गहरा जख्म लगा कि आज तक नहीं भरा। कलीम कहा करता था, मेरी माली हालत अच्छी नहीं, क्या तुम मेरे साथ दाल रोटी खा सकोगी? और मैं जवाब देती थी कि मैं तुम्हारे साथ वाक़ई भी कर सकती हूँ। आज ये वही शख्स था जिसने मेरे हालात के संवारने का भी इंतजार न किया और कितनी जल्दी अपनी जन्नत आबाद कर ली। पहले मैं बहुत रोया करती थी। जब पता चला मेरी माँ ने भी और शादी कर ली है, तो फिर मैंने उनके लिए भी रोना बंद कर दिया और अहद कर लिया कि अब मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगी। वालिद की वफात के बाद सौतेली माँ का सहारा बन गई। मैट्रिक किया था, नर्सिंग में दाखिला ले लिया। अब मैं एक नर्स हूं, मगर तहैया कर लिया है कि शादी नहीं करूंगी। अगर कभी की तो जिससे करूंगी अपना माजी बताकर करूंगी। मैंने धोखा खाया, मगर किसी और को धोखा ना दूंगी। दोस्तों, किसी की जिंदगी पर बीती ये थी एक सच्ची कहानी। मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है, खुदारा किसी की बातों में ना आए, अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।